वाई इज़ मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट कि इसके बिना सब चीज़ें एकदम क्योटिक हो जाती हैं एंड विद मैनेजमेंट एवरीथिंग गेट्स इन कंट्रोल। ऐसा क्या है मैनेजमेंट में एंड वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? आज की क्लास में हम इस चीज़ को फिगर आउट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। वेलकम टू जिज्ञासा रश, द प्लेस वेयर योर क्यूरियोसिटी गेट्स जस्टिस। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली करने क्या वाले हैं? दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले हम अपना वाई क्लियर करेंगे, वाई रिमाइंड करेंगे, 30 डेज़ का प्रॉमिस रिमाइंड करेंगे। अगर अभी तक नहीं करा है प्रॉमिस खुद से तो लेट्स मेक अ प्रॉमिस टुडे। लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, सिलेबस का क्या सिस्टम है, क्योंकि उसमें एक सिलेबस में एक थोड़ा सा ग्लिच है, उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, एंड आज का मेन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एकदम रिवीजन करके वी विल एंड द क्लास। एंड इतनी सारी चीज़ों को जितनी भी आज हमने करनी है अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मन में बसा लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। सो स्टार्टिंग विद आर वाई, कि वाई वी आर डूइंग दिस। जस्ट आस्क योर सेल्फ वाई यू आर स्टडीइंग। एंड अगर तुमने नोटबुक में फर्स्ट पेज पे वो चीज़ लिख ली है देन जस्ट रीड इट एंड फील इट एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। वाई एम आई डूइंग दिस? मैं अगर अपना बताऊँ तो आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। ये मेरा रीज़न है कि भाई मेरे को नॉलेज को या फिर कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है। एंड उसके नए नए वेज़ में ट्राई करता रहता हूँ कि इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं क्यूरियसली हंग्री रहता हूँ। सो दिस इज़ माई वाई। जस्ट रिमाइंड योर वाई एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा 30 डेज़ का प्लेज क्या है? मेरा प्लेज ये था कि मैं करंट अफेयर्स को डेली एनालाइज करूँगा एंड अपडेट करूँगा ऑन इंस्टाग्राम। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर तुम वहाँ पे मतलब वही इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से तुम प्रोफाइल पे जाओगे, ये वाली एक हाईलाइट मिलेगी तुम्हें। इसमें 7 अप्रैल से लेके 7 मई के सारे करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं वो अपलोड हो रहे हैं। एंड इसमें अगर तुम बाद में देख रहे हो तो हाईलाइट्स में देख लेना, बट अभी करंटली भी स्टोरीज डल रही हैं, सो वो तुम्हें मिलती रहेंगी। व्हाट इज़ योर प्रॉमिस? जस्ट रिमाइंडेड। एंड अगर अभी तक नहीं करा है तो कुछ भी छोटी सी 5 से 10 मिनट की आदत आज एक डाल लो, खुद से प्रॉमिस करो कि फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी ब्रेक तुम उस चीज़ को करोगे। एंड कभी छूट जाती है तो अगले दिन 2 बार या फिर उसको टाइम स्पैन को थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो इस तरीके से तुम एक 30 डेज़ का प्रॉमिस करो एंड फिर हम आगे चलते हैं। एंड अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स जस्ट गेट ऑन टू दैट। सो लास्ट क्लास हमारी पहली क्लास थी बीएसटी की, एंड हमने ये देखा कि जो मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट है वो आया कहाँ से, हु वॉज द पर्सन बिहाइंड इट, एंड किस तरीके से हमारी पढ़ाई की और सिलेबस की चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो मैनेजमेंट किस तरीके से आया, हमने ये देखा था कि फैक्ट्रीज़ 1940s के टाइम पे अच्छे से काम कर रही थी, बट अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी। वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था, थोड़ा सा केओटिक हो रहा था, सारी चीज़ें केओटिक हो रही थी। जनरल मोटर्स नाम की एक कंपनी थी, उसमें पीटर एफ ड्रकर सर जाते हैं एंड एनालाइज करते हैं एंड फर्स्ट बुक लिखते हैं ऑन दिस सब्जेक्ट। ये एक पहली बुक थी जो एक डिटेल्ड स्टडी थी ऑफ अ लार्ज कॉरपोरेशंस इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कि उसमें चीज़ें इंटरनली किस तरीके से हो रही हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। बट इसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए और बताया कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। सो यहाँ के जो सीईओ थे जनरल मोटर्स के, एल्फ्रेड स्लोएन साहब, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। इन्होंने ओपनली रिपोर्टेडली क्रिटिसाइज़ करा इस चीज़ को, एंड यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल आया पीटर एफ ड्रकर सर का। बट उन्होंने 1954 में एक और बुक लिखी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एंड इस बुक ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल दिया। इन्होंने इसमें टर्म दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एंड इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो भी मैनेजमेंट है उसका काम ये नहीं होना चाहिए कि अपने वर्कर्स को बोले कि तुम हार्ड वर्क करो, चलो और मेहनत करो और मेहनत करो। तुम उनको क्लियरली गोल्स डिफाइन करके दो, ये चीज़ तुमने करनी है। सेल्स है तो सेल्स 40% से बढ़ानी है, एंड इस तरीके से तुम्हें काम करना है। जो भी गोल्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करके दो। इसके बाद फिर उन्होंने और काफ़ी सारी बुक्स लिखी एंड एक रेवोल्यूशन आता है और मैनेजमेंट को पढ़ाया जाने लगा यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो भी ये मैनेजमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे की कॉमन सेंस की ही रिज़ल्ट हो।
वो तो ऑफ कोर्स है, ठीक है, मैनेजमेंट में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं इट इज़ मोर लाइक कॉमन सेंस ओनली, बट ये चीज़ हम सीख सकते हैं। एंड किस तरीके से सीख सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर, उसके पीछे की साइंस, सारे के सारे रूल्स इन्होंने डिफाइन कर दिए। एंड फिर हमने सिलेबस मैपिंग करी कि कौन सी बुक से किस तरीके से हमारा इन टॉपिक्स लेके हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। सारी की सारी सिलेबस मैपिंग ये हमने करी, ह्यूमन रिलेशंस वगैरह, एम्प्लॉयज़, एसेट्स, ये सारी की सारी इनकी बुक्स का एग्जाम्पल लेके इन्होंने जो जो बुक्स लिखी वो हमने देखी, किस तरीके से उसने सिलेबस में इम्पैक्ट करा वो हमने देखा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करे एंड ये वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था वो भी हमने करा। देखो देखो कहाँ गया, वही हाउ फार वाला भी चीज़ देखी थी हमने कि हम BST पढ़ के कहाँ तक जा सकते हैं। सो दिस वॉज समथिंग कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिस चीज़ में जिस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें, एक सेकेंड, सो अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम उसमें कितनी डेप्थ तक जा सकते हो, और उस डेप्थ तक जाने के लिए, उस टॉपिक को मास्टर करने के लिए व्हाट ऑल यू हैव, कि तुम कौन सी डिग्री करो, क्या सारी चीज़ें करो जिससे तुम उस टॉपिक में एकदम एकदम लाइक बिल्कुल प्रो बन जाओ और एकदम मास्टर बन जाओ। उसके लिए एक टॉपिक मास्टरी प्रॉम्प्ट हमने डिज़ाइन करा था, जो भी डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से तुम्हें 2 फोल्डर मिलेंगे, इको और BST का टॉपिक है BST में चले जाना, इको का टॉपिक है इको में चले जाना, प्रॉम्प्ट एक ही है, किसी में भी चले जाना, इको BST किसी भी फोल्डर में। वहाँ पे तुम्हें PPT, हैंड रिटन नोट्स और एडिशनल रिसोर्सेज वाले 3 फोल्डर मिलेंगे, और एडिशनल रिसोर्सेज में जाके गूगल डॉक का लिंक है, जो कि एक इस नाम से होगा, जिज्ञासा रस टॉपिक मास्टरी रोड मैप प्रॉम्प्ट। वो तुम पेस्ट कर देना चैट GPT पे जाके, 2 जगह तुम्हें अपने टॉपिक लिखने होंगे, इंसर्ट योर टॉपिक करके उसमें होगा, वो डाल देना, कौन सी डिग्री करनी है, तुम क्या रोड मैप रहेगा, और तुम डेली इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करके चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा उस प्रॉम्प्ट में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस तरीके से तुम टॉपिक में मास्टरी कर सकोगे एंड जितनी डेप्थ तक घुसना है उस टॉपिक की अल्टीमेट डेप्थ तक जा सकोगे। ये बात हो गई। और साथ ही साथ ये वाला एक क्वेश्चन भी देखा था कि विच ड्रकर्स बुक, इनकी कौन सी बुक ने इज़ मैप्ड इन द सिलेबस टू बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा जो चैप्टर आएगा उसको कौन सी बुक में से समझा गया है और कौन सी बुक से मैप करके हमारे सिलेबस में लाया गया है। मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी एनालाइज करती है। सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाली बुक थी जिससे ये सारा का सारा जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था वो आया था। एंड अगर मैं तुम्हें बुक दिखाऊं बहुत जल्दी 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 करके, सो हेयर इट इज़, यहाँ पे हम चलते हैं एंड हमारी बुक ये रही, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस वाली बुक से बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटेंट आया था एंड हमने इसको समझा था, ठीक है। यहाँ पर हमने देख भी लिया था, ग्रोथ इंजन है एक, ग्रोथ इंजन कि बिज़नेस किस तरीके से ग्रो कर सकता है, उसकी पूरी इन्होंने काफ़ी सारी उस टॉपिक पर इन्होंने बातें करी थी। इनोवेशन इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ लक और रॉ क्रिएटिविटी। इनोवेशन यानी कि तुम अगर कुछ नई चीज़ बना रहे हो, बेयर लक नहीं है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक पर्पसफुल एक्टिविटी बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग रिस्क को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मार्केट में जो जो गैप हैं, अभी क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें ये दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो और इस चीज़ को सॉल्व करके तुम अच्छे स्केल पर, बड़े लेवल पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो तुम बड़ा बिजनेस कर सकते हो। एंड मार्केट गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को कैसे देखना है, उसके ऊपर फिर कैसे काम करना है, सारी की सारी चीज़ें जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में होती हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, एक बिज़नेस जहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा कोई भी बिज़नेस है या फिर कुछ जॉब वगैरह है, बट ठीक है, कुछ भी अगर बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है वो इम्पैक्ट करेगी, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो सारी चीज़, कुछ नया लॉ आ गया, गवर्नमेंट बदल गई, नया लॉ आ गया, या फिर कुछ लीगल चेंज, तो ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी देख लिया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई चेंज आ गया, अगर कोई ऐसी पॉलिसी बन गई जो बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगी, अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा है तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको इम्पैक्ट करेगा। विद दी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो भी चेंज होते रहते हैं, करेंसी चेंज में कि डॉलर का प्राइस, अब डॉलर रुपीज़ जो महंगे सस्ते होते रहते हैं, वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस को इम्पैक्ट करती रहती हैं, बट बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम की जो बुक थी पीटर एफ ड्रकर सर की, उसने इस चीज़ को अच्छे से समझाया था, बताया था और हमारे जहन में डाला था। एंड इस तरीके से हमारा काम हुआ था। और फिर हम चलते गए
ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा टाटा ग्रुप की जो केस स्टडी है वो देखी थी, किस तरीके से जमशेदजी टाटा ने एक अपना विज़न, उनका था कि 3 उनके विज़न थे, उनका 3 सपने थे कि इनको ये पूरे करने हैं, 3 गोल्स थे उनकी लाइफ के। सो वो उन्होंने किस तरीके से पूरे करे। ताजमहल होटल उनके जीवन काल में ही बन गया था एंड उस टाइम का सबसे यूनिक होटल था, और बाकी जो भी सारी चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे होती गई एंड टाटा ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करा। साथ ही ये वही NCERT की ही केस स्टडी है जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट हमने नहीं करी है ना। बट नहीं, नेक्स्ट केस स्टडी क्या थी, स्मृति राय जी की थी, जिन्होंने 38 की एज में एक 38 की एज में स्टार्ट तो नहीं किया, बट जिस टाइम पर ये लिखी गई है बुक में केस स्टडी, उस टाइम पर शी वॉज 38 ईयर ओल्ड एंड शी इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम नमाची, साउथ सिक्किम में ये पड़ता है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्टार्ट करा अपने कैंडल का, जो इनका पैशन था कैंडल मेकिंग ये करती थी, एंड उस चीज़ को इन्होंने देखा कि हाँ ठीक है मैं तो अच्छे से कर पा रही हूँ, एंड आसपास के जो इनके लोग थे वहाँ की पॉवर्टी को देख के एंड जो बाकी सारे इनके साथ साथ लोग हैं वो भी इस चीज़ में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, वो भी ये काम को कर सकते हैं, ये इन्होंने समझा। और फिर इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा अपने आसपास अपने साथ के लोगों से। NEDFI, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पर एक बंदा था अभिषेक लामा जो वहाँ का ब्रांच मैनेजर थे, उनसे इनकी बात होती है एंड उनको लोन मिलता है, फिर ये अपना एंटरप्राइज लॉन्च करती हैं, सक्सेस इनका ग्रो होता है एंड फिर रिकॉग्नाइज होता है ये सक्सेस बाय 2 ऑनर्स। एक वन वॉज नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर सिक्किम, शी वॉज अवॉर्डेड विद दैट, एंड श्रीमंत शंकर मिशन ऑनर न्यू दिल्ली में इनको मिला अप्रैल 2018 में। दिस इज़ हर स्टोरी। एंड इस तरीके से किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें करी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी, सप्लायर के साथ रिलेशन बनाया, कस्टमर का जो फीडबैक था उसको लिया एंड उसको इम्प्लीमेंट करा एंड बहुत अच्छे तरीके से टीम मैनेजमेंट करा। मेरी जो हॉबी है मैं इसको वेंचर में क्यों नहीं बदल सकती, एंड जो रूरल वुमेन है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो भी बिज़नेस था इन्होंने कम्प्लीटली वुमेन्स पर फोकस रखा मेनली, एंड मोस्टली वुमेन एम्प्लॉयज़ थी इनकी वेंचर में जो भी इन्होंने बिज़नेस करा। एंड इनकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होता है, एंड ये एक यूनिवर्सल थ्रेड है कि हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अगर तुम स्कूल रन कर रहे हो वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई एंटरप्राइज, कोई भी कॉरपोरेशन, कुछ भी है यार, तुम सीधा साधा जीवन जी रहे हो उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्या क्या सारी इंपॉर्टेंस है, बुक में क्या क्या चीज़ें लिस्टेड हैं वो तो ऑफकोर्स हम आज पढ़ने वाले हैं, बट येस दिस इज़ समथिंग विच मैनेजमेंट इज़। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एंड फिर हम आगे चलते हैं। सो दिस वॉज इट। हमने लास्ट क्लास में इतना सारा कुछ पढ़ा था, यही सब कुछ पढ़ा था, एंड अभी हम वापस चलते हैं, आज के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सो हेयर वी आर, एंड आज के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस में क्लैरिटी ले लेते हैं। देखो जो हमारा सिलेबस है, जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर तुम जैसे गूगल पे जाके ये चीज़ सर्च करते हो CBSE क्लास 12 2026-27 सिलेबस, एंड पहली वेबसाइट पे जो CBSE एकेडमिक की वेबसाइट है वहाँ पे जाके तुम ये चीज़ को देखते हो, ये वाले बटन पे क्लिक करते हो, सेकंड करिकुलम पार्ट 2 11-12 का जो सिलेबस इसमें है, एंड उसमें एकेडमिक इलेक्टिव्स में ग्रुप A बिजनेस स्टडीज़ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके तुम्हें ये सिलेबस मिलेगा। मैं पूरा एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, बट इस सिलेबस के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट हमारे सिलेबस में है, बट ये चीज़ हमारी बुक में नहीं है। NCERT की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें देखो, मैं एक सेकंड जल्दी से तुम्हें सिलेबस का PDF दिखाता हूँ। सो दिस इज़ आवर सिलेबस, एंड ये 2026-27 का अपडेटेड सिलेबस है, 11th का चल रहा है यहाँ पे, एंड अगर हम 12th वाले सिलेबस पर चलते हैं, देखो ये हमारा आ गया सब्जेक्ट कोड 054, एंड इसमें फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारे सिलेबस में है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, NCERT की बुक से देख रहे थे, उसमें था नहीं, बट हमारे सिलेबस में है। अगर हम अगेन NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के देखते हैं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं। देखो यहाँ पर 4 चैप्टर है ना, पार्ट B में 4 चैप्टर हैं। ठीक है, अब NCERT दिखाता हूँ तुम्हें, ये है हमारी इस साल की अपडेटेड NCERT बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, एंड यहाँ पर देखो ये चलते रहते हैं आगे, एंड जो कंटेंट्स वाला पेज है यहाँ पर 3 ही चैप्टर दे रखे हैं, एंड ये अपडेटेड NCERT है। NCERT की वेबसाइट पर अगर जाके तुम देख लो, अभी तो मत जाना, चाहे क्लास के बाद चले जाना, बट देखने जा रहे हो तो देख के वापस आओ। ये देखो
ये 3 ही चैप्टर हैं यार, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करा है। ये कहाँ से करा है दिखाता हूँ, ये देखो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यही क्लास 12 बीएसटी एंड यहाँ पे देखो, ये देखो क्लास 12 बीएसटी की सेकंड पार्ट, यहाँ पर 3 चैप्टर आ रहे हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। अपडेटेड एनसीईआरटी जो है 26-27 की, उसमें ये है ही नहीं। तो अब इसका क्या होएगा क्या नहीं होएगा, जैसी कुछ अपडेट आती है आई विल गिव दैट। बट यहाँ पर अभी हमारे पास ये क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी वाली चीज़ तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला चैप्टर आएगा नहीं आएगा। बट सिलेबस में दे रखा है तो ऑफकोर्स पढ़ना तो है ही, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। सो जैसे भी होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर तो हम होगा या नहीं होगा सिलेबस में तब भी पढ़ डालेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें इंटरेस्टिंग सी, वो हम समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं, किस तरीके से पूरा बैकएंड पे प्रोसीजर चलता है, और प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तो वो हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस की साइड और मैनेजमेंट की साइड, किस तरीके से हमारी सारी चीज़ें हैं, एंड हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन और सिलेबस क्लैरिटी हो गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे अब आ जाते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है। एनसीईआरटी के ये 2 पेजेस, यहाँ जो केस स्टडीज़ थी ये हमने अच्छे तरीके से कर ली हैं। ये हो गई है टाटा जी की, एंड स्मृति राय जी की भी केस स्टडी हो गई है। एंड ये जो डेफिनेशंस हैं मैनेजमेंट की, अलग अलग लोगों ने क्या बोला है मैनेजमेंट के बारे में, ये हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कमांड, कोऑर्डिनेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है। एंड इन्होंने फंक्शनल डेफिनेशन दे रखी है, कुछ फंक्शंस पर बेस्ड डेफिनेशन दे रखी है। वो सारी चीज़ें हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो डेफिनेशन सब ने दे रखी हैं, सब ने कुछ ना कुछ चीज़ें बोल रखी हैं। हमें जो बेसिकली समझना है वो ये है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक। बट क्योंकि ये चीज़ CUET में पूछी जा सकती है, मैंने मतलब जो CUET का एग्ज़ाम दिया था उसमें से पहले 2 क्वेश्चंस यही थे, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ये वाली डेफिनेशन किसकी है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन लोगों ने किस फेज़ में और किस सिचुएशन में ये डेफिनेशन दी है, जब हम ये चीज़ देख लेंगे हमें समझ में आ जाएगा। बट इस चीज़ को देखने के लिए हमें चैप्टर को ख़त्म करना पड़ेगा पहले, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वो वाली कोट है, एंड हम देखते हैं। साथ साथ तुमने नोटबुक में भी लिखते रहना है, किस तरीके से तुम्हारी नोटबुक बन जाएगी पूरे इस लेक्चर के बाद वो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। सबसे पहले पेज पे क्या लिखना है, दूसरे पेज पे क्या लिखना है, तुम्हें थोड़ा सा नोटबुक का ओवरव्यू दे देता हूँ। 1-2 पेजेस ये वाले लिखो, एंड उसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो खैर कर ही रखा है ना, दिखाता हूँ नोटबुक दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमारी नोटबुक दिखनी चाहिए। पहला पेज हमारा वाई आई एम आई डूइंग दिस, यहाँ तुम ऊपर वाला पार्ट लिखना ना, ये तो मैंने तुम्हें अपना बता रखा है, ठीक। ये अपना लिख के इसके बाद BST का जो BST लिखना ऊपर, उसके बाद सिलेबस, एंड ये पहले पार्ट के जितने भी चैप्टर हैं जस्ट राइट देम डाउन। पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों चैप्टर जो हैं हम पहले चैप्टर में ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और वही सारे के सारे फंक्शंस हम इलाबोरेटेड वे में यहाँ पर पढ़ेंगे, किस तरीके से सारा का सारा मैनेजमेंट में काम होता है, ठीक। और उसके बाद फिर कुछ 10 से 12 लाइन नीचे तुम छोड़ देना, क्योंकि वो दूसरे पार्ट की अभी हम चैप्टर्स लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे उनको, पहले इतने चैप्टर्स पर फोकस करते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। जस्ट राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड लेट्स गेट फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट पेज पर ये मैनेजमेंट की हेडिंग डाली, और उसके बाद हमने यहाँ पे आप कहाँ से आए जी इस तरीके से लिखा। थोड़ा मैनेजमेंट से बातें कर रहे हैं कि आप कहाँ से आए, तो वही वाली जो हमने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी, पूरा का पूरा बैकग्राउंड, उसको थोड़ा सा समराइज़ करके आई हैव रिटन हेयर। तो किस तरीके से आती है मैनेजमेंट, वाई मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन आवर सिलेबस। अर्ली 20th सेंचुरी में फर्म्स फॉलोड साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म, जिसमें स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी, वर्कर्स ट्रीटेड एज मशीन्स, ये हमने बात पढ़ी। और वीक कोऑर्डिनेशन था, नो वॉइस फॉर वर्कर्स, एंड कंट्रोल ज़्यादा था, इस वजह से आउटकम्स अच्छे से नहीं आते थे। एग्जाम्पल हो गया जनरल मोटर्स। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा था, चीज़ें सारे के सारे काम अच्छे से हो रहे थे, बट कुछ ना कुछ फंडामेंटल दिक्कतें थी, ये ही पीटर सर ने बताई। तो ऐसे नहीं समझना कि बिल्कुल ही ख़राब कंपनी है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर कुछ जो दिक्कतें थी वो बताई गई थी। अभी भी एग्जिस्ट करती है कंपनी, यार कंपनी तो बढ़िया है। जनरल मोटर्स, ये इतना हो गया। फिर पीटर एफ ड्रकर स्टडीड कॉरपोरेशंस, उन्होंने मैनेजरियल गैप को आइडेंटिफाई करा, फिर उन्होंने प्रपोज करा डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, परफॉर्मेंस पर फोकस करें उस चीज़ को, एंड कोऑर्डिनेशन को। इन चीज़ों को इन्होंने
क्या कहते हैं प्रपोज करा, इसको भी मैनेजमेंट में लाओ और इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। एंड इन्होंने अपनी लिखी बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन 1940s में। ठीक, फिर उसके बाद जब ब्रेक थ्रू कब आता है, ब्रेक थ्रू आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का, जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक 1954 में जो इन्होंने लिखी उसमें। फिर गोल्स मेजरेबल हो गए, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरह काम करने लग गए और मैनेजर्स जो थे वो कोऑर्डिनेटर्स हो गए रादर देन जस्ट डिक्टेटर्स की तुम्हें ये करना है। तो शिफ्ट आया अथॉरिटी ड्रिवन से ऑब्जेक्टिव ड्रिवन मैनेजमेंट हो गई। एंड रिजल्ट क्या हुआ, मैनेजमेंट इवॉल्व इनटू अ फॉर्मल डिसिप्लिन 1940s से 70s के बीच में, हेंस अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अब कहाँ से आए जी, ये हमने पूछ लिया इनसे और ये हमने अच्छे से लिख लिया। पूरा जो हमने लास्ट लेक्चर में 1-2 घंटे में चीज़ें पढ़ी, हेयर दे आर ऑन 1 पेज, जस्ट राइट देम डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट देम डाउन। एंड हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लिखनी है। चैप्टर 1 डेट डाल लेना ऊपर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग डालो एंड ये कोट लिखो सबसे पहले, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ये देखो नोट्स जो है ना, ये हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वी हैव टू सेल इट एंड हमें इसको जितना सुंदर से सुंदर बना सकते हैं उतना बढ़िया बनाएंगे, है ना, बहुत ही प्यारा तरीके से बनानी है। तो ठीक है, ये कोड लिखो ऊपर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव नोट्स को बेचना नहीं है, हम जो वो अपनी बोर्ड के आंसर शीट में लिख के आएंगे ना, उसमें प्रेजेंटेशन जितनी बढ़िया होगी उतने ज़्यादा आराम से जो एग्जामिनर होगा वो चीज़ों को चेक करके इजीली आगे बढ़ेगा एंड उस तरीके से हमारे जो मार्क्स हैं वो थोड़े से समझ रहे हो बट ठीक है बढ़ जाएंगे। तो ये बात हो गई। एंड उसके बाद ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पहले किस तरीके से देखा जाता था एंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो भी हम सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। तो द वर्ड मैनेजमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स, मैनेज, मैन, ट। मैनेज द विच मीन्स टू मैनेज द मैन टैक्टफुली, मैन है MEN यानी कि मल्टीपल मैन। तो मैनेजमेंट यानी कि टैक्टफुली मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो बात को, एकदम उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करके और बिल्कुल चतुराई से, कि हमें क्योंकि उनसे काम निकलवाना है ना, तो उनको प्यार से फैला फुसला के और उनको अच्छे इंसेंटिव्स दे के उनसे काम निकलवाना, दिस इज़ समथिंग विच वॉज कंसिडर्ड मैनेजमेंट। एंड बोला जाता था कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बाय अदर्स नहीं, खाली उनसे ही काम नहीं करवाना, तुमने खुद भी काम करना है, उनसे भी करवाना है, बट उनके थ्रू करवाना है और सारा का सारा काम उनसे नहीं करवाना। सो इसलिए थ्रू वर्ड यूज़ हुआ है, बाय वर्ड यूज़ नहीं हुआ। बाय में ऐसे हो जाता है कि सारा का सारा काम दूसरों से करा रहे हो, बट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक। एंड मॉडर्न मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक तरीके की मॉडर्न डेफिनेशन है जो आजकल मैनेजमेंट की चल रही है। क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें जो 3 वर्ड हैं ये सर्टेन टर्म्स, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड जो प्रोसेस है, प्रोसेस पहली है, दूसरी इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। इन 3 चीज़ों को हमें एलेबोरेशन करनी होगी एंड इसको अच्छे से समझना होगा। क्या ये चीज़ें होती हैं, फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं एंड वापस स्लाइड पे चल के बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सो ये ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हमने लिख लिया और उसके बाद हमने मॉडर्न मीनिंग, ये क्या हुआ, मॉडर्न मीनिंग भी हमने लिख लिया। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये सारी चीज़ें अभी लिखना तुम नोटबुक में, उससे पहले थोड़ी सी NCERT पढ़ेंगे और इन 3 जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर बड़ी है या स्मॉल है कोई मैटर नहीं करता, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है कुछ मैटर नहीं करता, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है कुछ मैटर नहीं करता, और ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं ये भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम भी हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। एंड इस तरीके से मैनेजमेंट जो है ये यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट इसका मैनेजमेंट का फीचर निकलता है। फीचर यानी कि जैसे हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा मुंह है ना, तो ये हमारे फीचर हो गए, मगर इंपॉर्टेंस क्या हो गई, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो जो फीचर है ये मैनेजमेंट का एक बात है, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बात है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, यानी कि हर जगह चाहिए होती है। ठीक, तो वहाँ ये इसलिए ये वाला जो फीचर है, ये वाली जो बात है, वहाँ से एक फ़ीचर निकल रहा है। फीचर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, बट येस दिस इज़ समथिंग जो
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मैटर नहीं करता। प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, कुछ मैटर नहीं करता। सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ मैटर नहीं करता। मैनेजमेंट तो चाहिए, उसके बिना नहीं कुछ होएगा। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपना काम करते रहें, और जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को करना क्या है, वो वाले गोल्स भी अचीव हो जाएं। जो अगर मान लो कोई सिंगल बंदा कहता है कि मेरे को वो क्या कहते हैं, मेरे को जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, ठीक है, मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट तो सैलरी में होगा, मेरे को प्रमोशन चाहिए, तो वो जो प्रमोशन है वो मैनेजर क्या बोलेगा, ठीक है भैया तुझे प्रमोशन दिलवाएंगे, इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर, क्योंकि मैनेजमेंट का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, ये वाला प्रोजेक्ट अच्छे से करना, ठीक। और अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है सैलरी बढ़वा देंगे, इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से काम सीखना है, ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट में तू ये वाला रोल असाइन कर ले जिसमें तुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये वाला तुम्हें काम करना है, ठीक है। उससे उसको काम भी सीख गया वो ज़्यादा, और जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था वो भी हो गया। इस तरीके से मैनेजमेंट जो है, जो इंडिविजुअल का बेस्ट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, वो निकाल के लाती है। एंड आगे फिर यही लिखा है, इंटर रिलेटेड फंक्शन है, सारी की सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और मैनेजर्स जो हैं वो अलग अलग लेवल्स के होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे सारे मैनेजर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वाले फंक्शंस चलते रहते हैं। और टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग होता है। मैनेजर्स टॉप लेवल ज़्यादा, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करती है, और जो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे आगे जाके। बट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? Management is very popular term and has extensively all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। एज यू हैव सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, केस स्टडी जो हमने पढ़ी थी दोनों, ये एक एक्टिविटीज़ नेसेसरी वेयर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज़ समथिंग, जो अगर कहीं भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहा है तो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, मैनेज हमें करना पड़ेगा चीज़ों को। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। अपना अपना तरीके से देखो, उनका मोटिवेशन डिफरेंट है। जो भी हमने एग्जांपल लिया ना कि प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए और काम सीखना है, ये तीन जो हमने एग्जांपल लिए, ये चीज़ इसमें भी लागू होएगी। ये चीज़ इस तरीके से भी देखी जा सकती है, ये उनका मोटिवेशन है। बट वो सारे के सारे बंदे एक ही काम तो नहीं कर रहे, सारे कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, वो वाली बात यहाँ पे लिखी है। बट एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, उनको जो मेन जो बड़े लेवल का जो गोल है वो एक ही है। मैनेजमेंट एम करती है कि उनके एफर्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे लगाए, एंड मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड, गोल्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली, और लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगा के, मिनिमम कॉस्ट लगा के जो है गोल्स अचीव हो जाएं। ये दो चीज़ों का मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आज देखते हैं। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब फाइनली इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट का इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है। प्रोसेस का क्या मतलब? प्रोसेस इन डेफिनेशन मीन्स the primary function or activities that manager performs in getting the things done. प्राइमरी फंक्शंस, जो मैनेजर है वो प्राइमरीली सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस पर सबसे एकदम कि जी हाँ उसको यही काम करना है सबसे पहले, ठीक है, उसका प्राइमरी काम क्या है, तो वो प्राइमरी जो उसके फंक्शंस हैं वो क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये चलता रहता है कि उसने प्लान करा, किसी कोई प्रोजेक्ट है, प्लान करा कि हमें इस तरीके से काम करना है, और फिर उसने लोगों को टास्क असाइन करे कि ये वाला बंदा, ठीक है, पहले उसने डिसाइड कर लिया कि हमें जंपर की बॉल की फैक्ट्री डालनी है और हमें जंपर की बॉल्स बनानी है। फैक्ट्री डली पड़ी है, मगर इस महीने हमें 1000 बॉल्स ऑफ जंपर बनानी है। तो उस बंदे ने क्या करा? प्लान कर लिया कि हाँ ये काम हमें करना है। फिर वो ये देखेगा कि इस चीज़ के लिए मेरे को 2 बंदे लगेंगे जो वो करेंगे और सारा का सारा काम सुपरवाइज करेंगे। मेरे को 3 बंदे लगेंगे जो सामान की क्वालिटी को चेक करेंगे, या फिर 5 बंदे लगेंगे जो क्वालिटी को चेक करेंगे। 200 बॉल्स पर बंदा जो है इस काम को देखेगा, और जो बॉल बनाएंगे 10-20 लोग उसमें लगेंगे। ये सारे के सारी चीज़ें उसने डिफाइन कर ली कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम होगा। फिर उसने लोगों को इन जॉब पोजीशन बनाई ना उसने, कि कोई बंदा देखेगा, क्या कहते हैं, 2 बंदे सुपरवाइज करेंगे, 5 बंदे क्वालिटी चेक करेंगे, और क्या कहते हैं बाकी 20 बंदे जो है वो बॉल बनाने में लगेंगे। तो इन पोजीशंस के लिए वो लोग इकट्ठे करके लाया, उसने स्टाफिंग करी।
ठीक है, हमने तुमने मिलके स्टाफिंग करी इस बात की। फिर हमने उनको डायरेक्ट करा कि यार देखो तुम इस तरीके से काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, कहीं उनका मोटिवेशन लूज़ हो रहा है, कुछ दिक्कत समस्या उनको फील हो रही है, तो उनको सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको लीड करेंगे और उनको कम्युनिकेट करेंगे सारी की सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। फिर अब जो हमने 1000 बॉल्स बनानी थी जंपर की, उसकी जगह अगर हमारी 800 बॉल बनी तो वो क्यों बनी, अगले महीने हम इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं, जो भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एनालाइज करेगा। डेविएशन जो आया 200 बॉल्स का, डेविएशन का मतलब कि 1000 बनानी थी 800 बनी, तो ये जो बीच में जो माइनस करके जो सम निकला उसको डेविएशन करा कि जो हमारा गोल था उससे हम कैसे भटक गए, तो ये जो डेविएशन आया ये किस वजह से आया। अगर कुछ ऐसा रीज़न होगा जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा ध्यान देगा, अगर कम ध्यान देने की ज़रूरत है तो ठीक है, कम ध्यान देके काम आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हम तुम मिलकर करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा का पूरा हमने जंपर की बॉल 1000 बना ली, 800 बनी, कोई बात नहीं, अगले साल हम इसको वापस 1000 कर लेंगे, क्योंकि ये जो 800 बनी ये एक तो कुछ वर्कर्स की तबीयत ख़राब हो गई, अब तबीयत ख़राब को तो हम दवाई दे देंगे और क्या, दवाई वो उन्होंने खुद ही ले ली, वो सही हो गए, अब इस साल वो अच्छे से काम करेंगे, इस महीने अच्छे से काम करेंगे, 1000 बन जाएंगी। तो ये कोई ऐसा डेविएशन नहीं था जिस पे हमें ड्यू कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है, तो हमने नहीं ध्यान दिया। बहुत ही बेसिक बातें हैं ये इन सारे फंक्शंस की जो हमें समझनी ज़रूरी है, वो हमने अभी आसपास में ही समझ ली। जब हम इनको डीपली पढ़ेंगे ना, इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो ये वाली सारी बातें हो गई। बट जो प्रोसेस है वो ये है कि अब देखो कंट्रोलिंग हो गई, 800 बॉलें बनी, मगर ये काम फिर से करना पड़ेगा। अब मान लो अगर 1000 बॉल का हमारा टारगेट पहले था वो नहीं हो पाई, इस बार हम टारगेट मान लेंगे, चलो इस बार इस महीने में 900 बॉल बनानी है। फिर प्लानिंग कर ली, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। मान लो कुछ लोग जॉब छोड़ के चले गए और अभी हमें जो 20 लोग थे, 20 लोग जो काम कर रहे थे उसकी जगह हमें और लोग चाहिए या फिर कुछ भी चेंज करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती रहेंगी, कॉन्टिन्यूस लूप चलता रहेगा। कंट्रोलिंग होएगी, कंट्रोलिंग वापसी हमें प्लानिंग पे लाके छोड़ देगी, तो ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। इस वजह से जो है मैनेजमेंट जो है इसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं। अब आगे क्या बात बोली, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। 1000 जंपर की बॉल बनाने का, इफेक्टिवली भी हो जाए, एफिशिएंटली भी हमारा काम हो जाए। अब इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे, इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि तुमने जंपर की बॉल बनाई, ठीक है, एक महीने में हमारी 1000 बॉलें बन गई, बहुत ही मज़ा आ गया, एकदम बिल्कुल बढ़िया काम हो गया। एक महीने में हमारी 1000 जंपर की बॉलें टाइम पे बन गई, 30 दिन का टाइम था, 30 दिन में 1000 जंपर की बॉलें रेडी हो गई, टाइम पे काम हो गया, बढ़िया बढ़िया, एकदम मज़े आ गए, ठीक है। और उसमें क्या दिक्कत हुई, 1000 बॉल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगनी थी वो 10 रुपये पर बॉल लगनी थी, बट वो जो कॉस्टिंग आ गई हमारी वो 20 रुपये पर बॉल आ गई। जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो गया टाइम पर काम ख़त्म करने की वजह से। यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, ये हमारा लॉस हो गया। और इस वजह से हमारी जो फैक्ट्री, हमने जो सारे की सारे बॉल बनाई हैं उसमें हमारा लॉस हो गया, लॉस ही हो गया ना। अब जो बॉल मार्केट में 20 रुपये की बिकती है वो हमारी कॉस्टिंग ही उसकी 20 रुपये की आई, हमारी बनी ही 20 रुपये में। जो लोग बेचते हैं उनकी कॉस्टिंग आती है 10 रुपये, वो 20 रुपये 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करके बेचते हैं, बट हमारी तो कॉस्ट ज़्यादा आ गई, हमारा कॉस्ट इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब, इफेक्टिव देखो, एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एंड इफेक्टिवनेस इज़ व्हाट इफेक्टिवनेस इज़। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया टाइम पे काम खत्म करना, एफिशिएंसी का मतलब हो गया कॉस्ट को और रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से यूज़ करना। अब मान लो हमारी एफिशिएंसी तो आ गई कि हमने 1000 बॉलें बनाई हैं, वो 1000 नहीं बनी है, हमारी 800 बॉलें बनी हैं, मगर जो उनमें कॉस्टिंग लगी है वो 10 की जगह 8 रुपये की लगी है। और बताओ इससे बढ़िया क्या लोगे, ठीक है। क्वालिटी उनकी सही है, क्वालिटी भी हमें ध्यान रखनी है, क्वालिटी भी उनकी सही है, तो फिर क्या दिक्कत रही, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत ये है ना कि 1000 नहीं बनी, क्योंकि हमें 1000 चाहिए थी, 1000 नहीं बनी। तो अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट में क्या ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी है? ऑफकोर्स सी बात है, दोनों ज़रूरी है ना। अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो भी दिक्कत है, इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो भी दिक्कत है। तो इसलिए एक जो मैनेजर है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों चीज़ें उसके ऑर्गेनाइजेशन में हो। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, हमें सही काम करना है, यानी कि 1000 बॉल बनानी है तो हमें 1000 बॉल बना देनी है, काम खत्म करना है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट।
इसका एंड रिजल्ट पर फोकस होता है। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट, और काम को सही तरीके से करना। जंपर की बॉलें बनाएंगे, जो पर्टिकुलर प्रोसेस लगता है उसी तरीके से करेंगे, और ऐसे करेंगे कि इसमें भी अगर कुछ बचत हो जाए तो बढ़िया बात है, वो मिनिमम कॉस्ट से काम होएगा। और टास्क को करेक्टली करना है, ऐसे नहीं कि बस काम निपटाना है टाइम से, जल्दी 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 काम निपटा दो, बस काम निपटा दो। तुमने भेल पूड़ी बनाई, तुमने डोसा बनाया, घर पे कुछ अगर खाने की चीज़ बनाई, और भाई साहब इतना स्वाद आ गया उसमें, मगर रसोई तो ऐसी फैली पड़ी है कि बस पूछो मत, है ना। और तुमने आधा घंटा लगा के बनाई, रसोई भी सारी की सारी साफ़ है, और मगर 5 मिनट का जो 10 मिनट का काम था उसमें तुमने आधा घंटा लगा दिया, तो ये तो भाई मज़ा नहीं आया। तो इस तरीके से दोनों ज़रूरी हैं। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा। एक बार इनका फटाफट से देखो। हाँ, काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जितनी कॉस्ट लगी उससे उतना बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो हमारे इनपुट्स हमने लगाए उससे उतना ही आउटपुट जितना आना चाहिए। 10 रुपये लगा के अगर हमारा 20 रुपये का आउटपुट आना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द लेबर कॉस्ट, है ना। जो हमने लेबर लगाई, 10 रुपये लगाए, 10 रुपये से हम एक चीज़ लेके आए, उसमें लेबर लगाई और 20 रुपये का आउटपुट आया, मतलब 20 रुपये का आना चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है ये हम देखते हैं कि इतना इनपुट लगा रहे हैं तो इतना ही आउटपुट आना चाहिए, और वो अगर अच्छे से आ रहा है तो हम एफिशिएंट है। तीनों चीज़ें हमें नोटबुक में कैसे लिखनी है, जस्ट हैव अ लुक एंड राइट दिस डाउन। फर्स्ट हमारा प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पॉस DC, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न्ड विद एंड रिजल्ट। वही NCERT की सारी की सेम टू सेम लाइन लिख ली है, और इसी तरीके से लर्न कर लेते। देखो कुछ ना कुछ तो लर्न करना ही है, यही जो लर्न कर लो। NCERT के वर्ड्स हैं, एग्जाम में ये लिखे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ अगर बेटर वर्ड्स हमें लगते हैं तो कोई बात नहीं, हमें NCERT के अभी एग्जाम में ये लिखने हैं, एग्जामिनर इससे खुश हो जाएगा। अगर हमें लगते हैं तो हम किसी को समझाने के लिए वो अपने पास रख लेंगे। एफिशिएंसी इज समथिंग इन विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड मोर बेनिफिट, वही वाली सारी बातें हैं। लेस इनपुट से मोर आउटपुट, और रिड्यूस कॉस्ट से हायर प्रॉफिट, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो लेस इनपुट लगा के हमें मोर आउटपुट लाना है, एफिशिएंसी में इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं, और रिड्यूस कॉस्ट करके हायर प्रॉफिट लाना है। एफिशिएंसी में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, एक बात और देख लो, फॉर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू कि दोनों हो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये एक कॉइन की दो साइड हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। एक कंपनी में टारगेट था 5,000 यूनिट बनाने का, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट था, और कंपनी ने, मैनेजर ने वो टारगेट तो अचीव कर लिया, बट उसने डबल शिफ्ट में काम करा, और पावर फेलियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, पावर फेलियर की वजह से उसने डबल शिफ्ट में काम करा। एक तो उसने अपनी लेबर ज़्यादा लगाई, बिजली का बिल ज़्यादा आया, मगर जो है 5,000 यूनिट तो बन गई। तो इन दिस केस मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। कॉस्ट का उसने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ गई, 5,000 यूनिट तो बन गई, मगर डबल टाइम दिख तो डबल, उसने डबल शिफ्ट में काम किया, ज़्यादा काम किया। सिंस द सेम आउटपुट, उसी आउटपुट को निकालने के लिए ज़्यादा लेबर लगी, ज़्यादा इनपुट लगे। हमने देखा ना, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देखते हैं, तो ज़्यादा इनपुट लगे, लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये ज़्यादा लगे। अब यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली विद मिनिमम रिसोर्सेज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। इसको एक हम जियो हॉटस्टार के एग्जांपल से और समझ सकते हैं। सो एग्जांपल ये है कि जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग आ IPL मैच, ठीक है, जियो हॉटस्टार पे मैच चल रहा है, RCB CSK का मैच चल रहा है, एंड उसमें बीच में बहुत ही इंटेंस मोमेंट है, और एकदम तुम्हारे फ़ोन में, अभी तुम्हारे पास और कोई डिवाइस नहीं है, जस्ट एक फ़ोन है, उसी में तुम देख रहे हो, एंड बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, एकदम लोडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड पॉपअप आता है कि तुम्हारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो चुका है। एंड तुम्हें जो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, 2 सब्सक्रिप्शन है, एक है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, वो सब्सक्रिप्शन जो है उसमें तुम्हें 4K क्वालिटी मिलेगी, प्लस नो एड्स, तो ठीक है, एड्स तो उसमें होते ही नहीं है, बट उसमें तुम्हें 4K क्वालिटी मिल जाएगी। और एक सब्सक्रिप्शन है जो कि 700 रुपीज़, ये 2 महीने का है, ये 2 मंथ्स के लिए है, और ये 1 मंथ के लिए है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें 700 रुपीज़ वाला जो है उसमें क्या कहते हैं 1080 पिक्सल मिलेंगे, और प्लस ऐड तो उसमें भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मगर ये वाला जो ऑप्शन है ये होगा 5 मिनट्स लेटर तुम इसको अवेल कर सकते हो,
एंड अभी क्या सीन है कि तुम्हें बिल्कुल अभी मैच देखना है, ठीक है। तुमने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये लग रहे हैं 1 महीने की, सही। तुमने फटाफट से ये वाला ऑप्शन अवेल कर लिया, 1000 रुपये पे कर दिए एंड मैच देखने लग गए। हुआ क्या, तुमने इफेक्टिवनेस तो हो गई, तुमने टाइम पे काम कर लिया, मगर कॉस्ट का तो देखो भैया, जो 2 महीने के 700 रुपये लग रहे थे वो तुमने 1000 रुपये 1 महीने के लगा दिए। ना जी ना जी ना, टाइम पे काम हो गया मगर एफिशिएंसी नहीं आई। वही अगर तुम 5 मिनट बात करते तो तुम 700 रुपये में, तुम यहाँ पर एफिशिएंसी तुम्हारी आ जाती, मगर वही टाइम निकल जाता तो एफिशिएंट नहीं हो पाते। तो अब इस चीज़ को कैसे सुलझाएं, है ना। तुम किसी और के फ़ोन अरेंज करो या फिर कैसे करो जो तुम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आ जाएं, ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बट यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि इस वाले केस में अगर तुम 5 मिनट बाद रुक के लोगे तो तुम एफिशिएंट हो जाओगे, और अगर अभी 10,000 रुपये वाला, सॉरी 1000 रुपये वाला अगर तुमने सब प्लान ले लिया तो यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि इसमें देखो कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ गई। उन जो अब यहाँ पर जो पूरे 2 महीने, अब देखो 700 रुपये इसमें लगा दिए, अब 2 महीने का अगर इसका लेना होगा सब्सक्रिप्शन तो तुम अगले महीने फिर 1000 रुपीज़ भरोगे। जस्ट इमेजिनिंग, अगले महीने तुम फिर 1000 रुपीज़ भरते हो, 2000, तो जो तुम्हारे 1300 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं जो तुमने पे कर दिए फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि ये 2 महीने का मिलता, तो जो 1300 रुपीज़ हैं इससे तुम कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर सकते थे, वो तुमने सारी कैंसिल आउट कर दी। सो इस तरीके से हमारा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का जो पूरी की पूरी सारी की सारी जो बातें हो सकती थी उसके इर्द गिर्द, वो हमारी ख़त्म होती हैं। फटाफट से इस डिफरेंस को और देख लेते हैं। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, या एंड एफिशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट का, एंड यहाँ पर होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम देखते हैं कि जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतने बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। राइट टास्क करना है, यहाँ पर हमें राइट वे में टास्क को करना है। ये डिफरेंस लर्न करने के लिए तुम ये चीज़ लर्न कर सकते हो, एंड ये हमें नोटबुक में भी लिखना है। फटाफट से एक बार तुम्हें नोटबुक की शक्ल दिखा देता हूँ। सो ये रही नोटबुक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फोकस इज ऑन प्रोसेस हमने बता दिया। इफेक्टिवनेस या तो हाईलाइट कर लेना, ऑन टाइम की बात है। एफिशिएंसी में कॉस्ट की बात है, लेस इनपुट लगा के हमें मोर आउटपुट चाहिए, और रिड्यूस कॉस्ट में हमें हायर प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट को रिड्यूस करके हायर प्रॉफिट चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों का बैलेंस बनाना है। एंड ये वाला डिफरेंस तुम यहाँ पर लगा सकते हो, तुमने पेस्ट नहीं करना, तुमने लिखना है, ठीक है। मैं भी अभी लिख के नोट्स में अपडेट कर दूँगा। सो दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू डू। एंड अभी हम आगे चलते हैं एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। लेट्स गो। सो यहाँ तक की चीज़ें हमारी हो गई हैं, एंड नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस। सो इम्पॉर्टेंस को लर्न करने के लिए एंड उसको समझने के लिए 2 स्टोरीज़ हैं, एंड बाकी तो ये निमोनिक है। इससे हम इम्पॉर्टेंस को एकदम अच्छे तरीके से सम अप कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक जो निमोनिक है ये वो देख लेते हैं, DPSGE। सबसे पहले D से डायनेमिक, P से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, S से सोसाइटी, G से ग्रुप गोल्स एंड E से एफिशिएंसी। अभी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। डायनेमिक का मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो कि डायनेमिक होती है। और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है, जो अभी हमने डिस्कस करा था। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, उसको भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, एंड ग्रुप गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है, और एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। DPSGE डायनेमिक, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी, ग्रुप गोल्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब आ जाओ स्टोरी पर चलते हैं। क्या होता है, एक कंपनी है ब्लॉकबस्टर नाम की, बहुत पहले, अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट जिस टाइम ये जो कंपनी थी ये CDs वगैरह बेचा करती थी मूवीज़ की, बाहर की कंपनी में ऑफकोर्स, है ना। ये CDs बेचते थे एंड उसमें मूवीज़ होती थी। सो ब्लॉकबस्टर वॉज दैट कंपनी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी थी। जितनी भी लोगों ने जैसे मूवीज़ देखनी है CD लेके आएंगे, एंड ये CDs में ही बेचा करते थे मूवीज़। एंड उस टाइम पर ऑनलाइन का इतना ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं था, एंड ऑनलाइन इतना कोई मूवीज़ देखता भी नहीं था। CD लाएंगे, अपने प्लेयर में चलाएंगे, देखेंगे, खुश हो जाएंगे। बट नेटफ्लिक्स आती है एंड वो बोलती है कि उस टाइम पर नई नई कंपनी थी, एंड ये इंटरनेट बेस्ड, कि हम नेट पर मूवीज़ जो हैं वो डिस्प्ले करा करेंगे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट शुरू हो गया था। पहले जब ये कंपनी बनी एंड ये ग्रो हुई, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पैर जमा लिए, उस टाइम तक इंटरनेट नहीं आया। बट जैसे जैसे ये ग्रो हो रही थी, एक स्टेज पर पहुंची, तो इंटरनेट उस टाइम बूम, मतलब इंटरनेट उस टाइम स्टार्ट हो गया। एंड उस टाइम नेटफ्लिक्स ने सोचा, नेटफ्लिक्स कंपनी आई
कि हम ये वाला काम कर सकते हैं। एंड उन्होंने जाके ब्लॉकबस्टर को पिच करा अपने आप को कि तुम हमें $50 में ख़रीद लो, एंड जो भी है मतलब वो फिर ख़रीद लेते, और वो भी इंटरनेट बेस्ड मूवीज़ जो हैं, जो उनकी मूवीज़ थी फिर वो इंटरनेट पर आ जाती और वो नेटफ्लिक्स के साथ मर्ज होके उस तरीके से हम देख रहे होते। बट ब्लॉकबस्टर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जो CD DVD का कॉन्सेप्ट है उसी पे चलते रहेंगे हम, इंटरनेट वगैरह का कुछ इतना है नहीं, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा जो भी दिक्कत है। बट उन्होंने ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं करा। $50 मिलियन पर दे वर ऑफर्ड टू बाय नेटफ्लिक्स उनके साथ मर्ज हो जाता, एंड वो फिर नेट पे मूवीज़ आती एंड सारी चीज़ें होती। बट उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने अपने आप को चेंज करने से डिनाई कर दिया। उन्होंने चेंज का मतलब डायनामिक, जो अपने आप को बार बार चेंज कर ले सराउंडिंग्स के हिसाब से, दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ कॉल्ड डायनामिक। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम डायनामिक जो भी है अपने आप को चेंज करने के, उसको कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये काम नहीं करा। होता क्या है, $50 मिलियन की जो वो उनको पिच करा था ना नेटफ्लिक्स ने, इट इज़ नाउ अ वेरी बिग कंपनी, एंड इतनी $multi-billion में उसकी भी वैल्यूएशन है नेटफ्लिक्स की। एंड ब्लॉकबस्टर इज़ नाउ बैंकरप्ट। उनका एक ऑफिस है USA में नाम का, वो भी कुछ भी नहीं है, अब कंपनी ख़त्म हो गई है। क्या दिक्कत हुई, और मैनेजमेंट अगर वो सही करते, उनका जो मैनेजमेंट था वो सही तरीके से डिसीजन लेता और अडेप्ट कर लेता टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट विच वाज इंटरनेट, तो ये दिक्कत उनको नहीं फेस करनी पड़ती एंड ब्लॉकबस्टर जो है बैंकरप्ट नहीं होती। बट नेटफ्लिक्स इज़ नाउ द थिंग। इन्होंने जो एनवायरनमेंट देखा कि हाँ इंटरनेट पे अभी मूवीज़ चल रही है, इंटरनेट का टाइम आ रहा है, तो इंटरनेट पे लोग आगे जाके देखेंगे। इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया विद दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड ये सक्सीड कर गए। और अभी तो नेटफ्लिक्स का हमें सारा पता ही है, बट ये इन्होंने नहीं करा, तो ये बैंकरप्ट हो गए। डायनामिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज़ समथिंग विच क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक बात हुई, पहला वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नोटबुक में भी लिख लेंगे, बट सेकंड स्टोरी, वो सेकंड स्टोरी देखते हैं क्या है। सो कंसीडर कि एक वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वनडे इंटरनेशनल। इंडिया 49 पॉइंट समथिंग ओवर में है, 49th ओवर के आसपास है, एंड हमें जीतने के लिए कुछ 5-6 रन चाहिए। धोनी एंड कोहली आपस में आके कुछ बात करते हैं। विराट सेज कि भैया ख़त्म करो मैच को, क्योंकि हमें बस 4 रन ही चाहिए, ठीक है 5 रन चाहिए, कंसीडर 5 रन चाहिए, छक्का मारो ख़त्म करो। तो धोनी कहता है ठीक है। एंड नाउ धोनी इज़ ऑन स्ट्राइक, बट वो क्या करते हैं, 49th ओवर अब स्टार्ट होएगा, 48.5 पर अभी जो है ओवर का मतलब 48.5 ओवर्स हो चुके हैं, एंड अब जो है ये चीज़ स्टार्ट होएगी। धोनी क्या करते हैं, अभी बॉल आई, ठीक है, बंदे ने बॉल डाली, जो भी सामने बॉलिंग कर रहा था, ठीक, एंड एकदम बेकार बॉल, शॉर्ट लेंथ, बहुत ही प्यारा 6 उस पर आ सकता है एंड मैच एकदम ख़त्म हो सकता है। धोनी स्टॉप्ड एंड उन्होंने डिफेंस करा, कोई भी रन नहीं लिया, इट इज़ अ डॉट बॉल। 49 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड ही इज़ लाइक कि भैया क्या ये क्या था, है ना, ये छक्का क्यों नहीं मारा। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तेरे 10,000 रन्स इन ODI कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट कंप्लीट दैट। नेक्स्ट बॉल पर 49th ओवर की फर्स्ट बॉल पर कोहली हिट्स अ 6, एंड उनके लाइक वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे तो उन्होंने सिंगल ले लिया जो भी करा, बट मेरा मेन कंसर्न अभी ये है कि देखो, एक मिनट रुको, टेक 1 बेकार हो गया, उसको तुम भूल जाओ, कट। अभी मैं तुम्हें एक नई स्टोरी सुनाता हूँ, इसी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूँ। वी आर एट 49.1 ओवर, धोनी इज़ इन वेरी गुड फॉर्म। अभी 49th ओवर की फर्स्ट बॉल पे उन्होंने 6 हिट कराए, एंड अभी 11 रन चाहिए थे, अब हमें 5 रन चाहिए, एंड छक्का मार के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा है अभी, एंड अभी हमें 5 रन चाहिए। दोनों आके बात करते हैं आपस में, विराट कोहली एंड धोनी। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी बैटिंग चल रही है, और अब हम जीतने वाले हैं, ठीक है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मैच की। अभी होता क्या है, आके बात करते हैं, धोनी भैया मैच को ख़त्म करो, कोहली सेज। एंड उसके बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल बहुत ही बेकार बॉल आती है, शॉर्ट लेंथ, एंड एकदम बहुत ही आराम से 6 हिट करा जा सकता है, बट धोनी क्या करते हैं,
ये वो थोड़ा सा डिफेंस करते हैं एंड सिंगल लेते हैं। ही इज़ लाइक कि क्या हुआ, मतलब ये ऐसे क्यों करा तुमने। धोनी सेज जस्ट कंप्लीट योर रन्स। उस टाइम पर क्या होता है, कोहली के 10,000 रन्स इन ओडीआई इंटरनेशनल कंप्लीट होने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग विच ही गेव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ। उस टाइम पर फिर कोहली हिट्स अ 4, क्योंकि अभी ये 4 रन ही रह गए ना। 49.1 बॉल पर धोनी ने क्या करा, छक्का मारा। उसके बाद हमें 5 रन चाहिए, 49.2 पे 5 रन चाहिए, सिंगल ले लिया। और फिर 49.3 बॉल पर कोहली हिट्स अ 4, कंप्लीट्स हिज 10,000 ओडीआई इंटरनेशनल रन्स एंड चीज़ें बढ़िया तरीके से ख़त्म होती हैं। मैच हम जीतते हैं, काफ़ी क्रूशियल मैच है, हम जीत जाते हैं। एंड ही बोज टू धोनी कि थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये क्या था, ये क्या था जो मैनेजमेंट करी धोनी भैया ने, बिकॉज ही वॉज द कैप्टन। दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब दिस इज़ समथिंग विच मेड हिम विच मेड कोहली टू अचीव हिज पर्सनल गोल। एंड साथ ही साथ जो हमारा मैच को जीतने का ऑब्जेक्टिव था वो भी कंप्लीट होता है। और दिस इज़ समथिंग जो एक मैनेजमेंट अच्छे से करे तो एम्प्लॉयज़ का जो टीम स्पिरिट है वो बढ़ती है। ठीक है यार, ऐसे एम्प्लॉय नहीं बोल रहा, बट एक सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उनकी टीम स्पिरिट बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ता है टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। वर्ड्स को मेरे मार्क करना, यही हम लर्न करने वाले हैं। टीम स्पिरिट बढ़ेगी, कमिटमेंट बढ़ेगा टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। एंड इस तरीके से मैनेजमेंट जो अभी धोनी भैया ने करी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है। एंड एक टीम स्पिरिट, एक कॉपरेशन, एक क्या कहते हैं, कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस डेवलप करता है। दिस इज़ समथिंग विच मेक्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे, और जो है टीम स्पिरिट, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, ये भी आएगा। बार बार मैंने इसलिए बोला है कि तुम्हें लर्न हो जाए, क्योंकि दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट है वो भी कवर होता है यहाँ से। दिस इज़ समथिंग विच मेक्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट अब तुम नहीं भूलने वाले हो। और अभी इसको लिखना कैसे है वो भी देखते हैं, एनसीईआरटी भी देखते हैं, एंड बाकी के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करती है मैनेजमेंट। वो कैसे करती है, कुछ भी अगर मैनेजमेंट काम कर रही है, एम्प्लॉयज़ को वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही है, दैट इज़ समथिंग जिससे सोसाइटी का भला हो रहा है। और अगर मैनेजमेंट, अब देखो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना तो अभी बड़ी कंपनीज़ के लिए तो कंपलसरी हो ही गया है। जैसे कि तुम्हें पता होगा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उनको कुछ ना कुछ अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट एलोकेट करना पड़ता है, जिससे कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगे। तो वो कैसे कर सकती है मैनेजमेंट, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकती है फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सारे के सारे एग्जांपल्स इसके देखते हैं, आ जाओ। और हाँ, ये देखो टाटा का एग्जांपल है, जमशेदपुर, उन्होंने पूरा का पूरा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलप करा था। ये तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आ, बट इससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ जमशेदपुर बनने से। तो दिस इज़ समथिंग जो कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में आ सकता है। देखो नोटबुक में चलते हैं, पहले 2 पॉइंट्स को फटाफट अच्छे से लिख लेते हैं। इट इज़ जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स, ये एक लाइन है, इसको तुम घोट के पी जाओ, एनसीईआरटी की लाइन है। एंड ये इस तरीके से बोर्ड में केस स्टडीज़ में आ सकती है, तो उस टाइम भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। और अगर आंसर में लिखते हो तो एज मिलेगा, एज। ठीक है ना। It is generally seen that individuals resist change as it often means moving from a similar and secure environment to a new and more challenging one. Take out your notebook, write down the heading importance of management, and first point लिखो management creates a dynamic organization, and then write it is generally seen that individuals resist change as it means moving from a familiar and secure environment to a new environment, to a new and more challenging one. सीधी सी बात यही है ना, रेजिस्ट किस लिए करते हैं यार, आप आराम से बैठे हैं, हम सारा का सारा काम कर रहे हैं यार, तुम क्यों बेफालतू में हमें आके बोल रहे हो कि जी अब जो काम है तुम हाथ से नहीं करोगे, तुम्हें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग जो कि हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइजेशन। जब बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर आ रहा था, पहले तो सारे अकाउंट्स हाथ से बना ले करते थे लोग, मगर यार कंप्यूटर आ गया, 10 लोगों का काम एक साथ कर लेगा, यार कैसे होएगा ये भैया, कंप्यूटर पूरी स्ट्राइक करने लग गए थे लोग। बट मैनेजमेंट ने समझाया कि देखो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कंप्यूटर अगर इस टाइम पे सीखते हो ना, अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिटायर होने वाले हैं, तो भैया अब हम सीख के क्या करेंगे, हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो जॉब ही खा जाएगा, रिटायरमेंट भी ढंग से नहीं होने दे रहा, कैसा कंप्यूटर है ये। नहीं,
इन्होंने बोला कि अगर तुम ये चीज़ सीख जाते हो तुम इसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। कंप्यूटर इज़ समथिंग जो कि तुम्हें रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट करेगा। तो ये मैनेजमेंट ने समझाया एंड मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनने में हेल्प करी। बट वो तो रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर सीखना मेहनत तो करनी पड़ेगी, चैलेंज तो था। न्यू एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाना इज़ ह्यूमन नेचर कि वो रेजिस्ट करता है। बट मैनेजमेंट यहाँ पर, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ मैनेजमेंट स्टेप इन करती है एंड लोगों को जो वो चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं उससे रेजिस्टेंस को हटा के उनको एक एनवायरनमेंट, मतलब उनको बेनिफिट बताती है, जैसे भी करती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। एंड ये चीज़ अगर मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉम्पिटिटिव एज बना मेंटेन कर सके। मैनेजमेंट, जैसे हमने नेटफ्लिक्स के केस में देखा, वहाँ पर क्या हो रहा था, कंपटीशन से ब्लॉकबस्टर भारी हो गई, बट अगर वो एडॉप्ट कर लेती तो वो कॉम्पिटिटिव एज अपना मेंटेन करके रखती, क्योंकि पहले ही बड़ी कंपनी थी, इंटरनेट भी आ गया, तो जो भी सारी की सारी पीपल की रिक्वायरमेंट थी, जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल हो जाती। बट नहीं करा, दिक्कत हो गई। बैंकिंग सेक्टर में अगर अडॉप्ट नहीं करते तो इंडिया बहुत पीछे रह जाता, ठीक है, उसको अडॉप्ट करवाया, ब्लॉकबस्टर वाला केस हो गया। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमने नोट लिख लेनी है, लर्न करो एंड लिख दो अभी के अभी, अभी के अभी लिख दो, बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में, छप जाएगा, ठीक है ना। एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स in the process of fulfilling the multiple objectives which an organization has. Management helps in development of the organization, through that it helps in development of society. ये क्या हो गया, I'm sorry. Second point is इसका elaboration तो नहीं है, ठीक है, तो इतना ही लिखना है इसमें। हमने क्या 3 चीज़ें पढ़ी थी ना, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। उन्होंने लीडरशिप दिखाई एंड मोटिवेट करा कि यार आ रन ले, तू बना यार, तू ख़त्म कर मैच को, है ना। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। दिस इज समथिंग विच मैनेजमेंट डस। ये लाइन 3 वर्ड, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, ये लर्न कर लेने हैं। बार बार बोल के मैंने 4-5 बार बोल दिया, लर्न हो ही गया होगा। TCC, टीम स्पिरिट, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन से मैनेजमेंट ये मोटिवेशन एंड लीडरशिप से ये चीज़ें लेके आती है, ठीक है, डेवलप करती है ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल्स में। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स उनके फुलफिल होते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटर रिलेटेड नहीं लग रहा होगा, इस वजह से केस स्टडी हार्ड बन सकती है, मगर हमने ये चीज़ कर ली, क्योंकि देखो ये ना NCERT में लिखा है, लेट मी शो यू। यहाँ पर अगर हम आते हैं ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में, पहले क्या लिखा है, अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organizational objective। पर्सनल गोल्स भी अचीव कर लें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कंट्रीब्यूट करें। मोटिवेशन एंड लीडरशिप से वो मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। दैट इज इट। ये हमने अच्छे से लर्न कर लिया, 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारी मैनेजमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करती है। अपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, देखो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक तो सबसे पहले अपना सर्वाइवल देखिएगी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उनका ये है कि हमें ग्रो करना है, सर्वाइव करना है और प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट सबसे पहले चाहिए, सर्वाइव करना है उसके बाद, और उसके बाद हमें ग्रो करना है अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और सेकंड चीज़, हमें अपने और सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो उन्हें अपने पर्सनल यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब उसमें से ऑब्जेक्टिव है कि हमें सोसाइटी का ध्यान रखना है। तो जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करती है, विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू दैट इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाएगी मैनेजमेंट, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके, और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, 4-5 चीज़ें ये लर्न कर लो। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करती है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी हेल्प करती है, और फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल लीड द पाथ टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, लोगों का भला होए, अच्छे बड़े लेवल पर भला होए, इसलिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेगी फॉर वीकर सेक्शंस ऑल्सो, एंड ग्रेटर गुड ऑफ पीपल तो हो गया, नई टेक्नोलॉजी को इसलिए अडॉप्ट कर लेगी, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पाथ है उसको लीड करेगी।
सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगी। जमशेदपुर जो पूरा का पूरा बना वो एक तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करा, अपने एम्प्लॉयज़ का भी भला हुआ एंड उनका जो है सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये इस तरीके से हेल्प कर सकती है। लिखना चाहो तो तुम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। ये खाली ये जो पॉइंट है ये रूखा रूखा सा लग रहा था, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया एंड उसके बाद ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स ये वाले थोड़े थोड़े से लर्न कर लो। इसमें हेडिंग मेन इंपॉर्टेंट है, हमारी हेडिंग तो हमारे लर्न होती चली जा रही है। अब आ जाओ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में फोकस करता है कि एक ग्रुप है, उसका ये पर्टिकुलर गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए कोई अगर बंदा अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी उसको बढ़ानी है, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन उसको चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कि उसको काम सीखना है, वो अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट लगाएंगे जिससे कि वो ग्रुप गोल को अचीव कर सकेंगे। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, क्या कहते हैं उसको, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और ये जो ग्रुप गोल है इसको अचीव करना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या था, टीसीसी, टीम स्पिरिट मैनेजमेंट थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बात है, उन्होंने क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवा दिए और टीम स्पिरिट भी अचीव करवा दी, वहाँ पर अलग बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंडिविजुअल्स के एफर्ट को कॉमन डायरेक्शन देना जिससे कि वो ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके। गेटिंग टू नो दिस, तो ये वाली ही बात है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। खुद के लिए नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए चाहिए ना। नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर का क्या टास्क होता है, कॉमन डायरेक्शन देना टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव कर सकें, ये काम में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है, मैनेजमेंट हमारी सहायक है। अब एनसीईआरटी अगर मैं तुम्हें इस चीज़ की, इस पॉइंट की दिखाऊं तो ये देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सबसे पहला पॉइंट हियर इट इज, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नोटबुक में यही सिंपल लिख लेना है क्योंकि हमने लर्न कर लिया, समझ लिया ना, तो लर्न हो गया। मैनेजर का क्या टास्क है, कॉमन डायरेक्शन देना इंडिविजुअल एफर्ट को अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ओवरऑल गोल है उसको अचीव करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन देना। उसके बाद बात आती है हमारी ये वाले पॉइंट की, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी हो गया एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ना, वहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर भी गोल अचीव करने की बात आए ऑर्गेनाइजेशन का, ये दो वर्ड हैं, ये तुम बहुत सारे आंसरों में अपनी बात को बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, ठीक है ना। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट अचीव्स इट्स गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बाय डूइंग दिस ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये बात बढ़ाने का तरीका, ऐसे छोटी छोटी तरीके हमें मिलते रहेंगे जिससे हम अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द तरीका अमंग देम। ठीक, बोर्ड में 1 से 3 मार्क्स का देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दिस इज समथिंग जो एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है। तुम एनसीईआरटी देखो, इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। कैसे बढ़ाती है, मैनेजर का क्या एम होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इंक्रीज करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मतलब कहाँ इंक्रीज करेगा, प्लानिंग अच्छे से करेगा, प्लानिंग में कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनाइजिंग में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। सिमिलरली डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग में भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। एंड इस तरीके से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। बट इसको लिखने का तरीका अगर ये 3 मार्क्स में अगर आ जाता है, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट्स को तोड़ देंगे। इन्होंने 2 बातें बोली हैं, इन्होंने 3 बातें बोली हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करनी है और हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके। अब इसी बात को हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट बाय परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले लिख दे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करके कॉस्ट को रिड्यूस करना है। पहली एक बात हमने जो रिड्यूस कॉस्ट एंड करा था ना, तो रिड्यूस कॉस्ट हमने एक पॉइंट में समझा दिया। और मैनेजर ऑल्सो ट्राइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ द ऑपरेशंस, जो भी वो काम करेगा थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। वो वाली लाइन हमने यहाँ डाल दी, पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिख दिया, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है।
और मैनेजमेंट ऑल्सो ट्राइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑपरेशंस थ्रू बेटर पॉजिटिव एक्टिविटीज। अब एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझा दिया। अगर 1 मार्क्स में आता है तो सीधी सीधी ये लाइन लिख दो। थ्रू द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर पॉजिटिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहली दूसरी क्लास से ही तुम्हें आंसर राइटिंग में भी समझ में आने लग गया कि किस तरीके से हमने करनी है। समझ रहे हो बात को? आ रहा है मज़ा? नहीं आ रहा? ठीक है, अब एनसीईआरटी को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में वही वाले सारे पॉइंट्स हैं जो हमने लर्न करे। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस में ऐड कर दो। एडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड क्या कहते हैं, साथ ही साथ हमारा टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये पाथ लीड करती है मैनेजमेंट। ठीक है, पांचों हमारी सारी की सारी जो भी हमारी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर समाप्त होती हैं। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिवाइज करो। हमने जो भी देखो, निमोनिक से याद कर लो, 2 स्टोरी हैं और जो हमारा निमोनिक है ये हमारे लिए कारगर रहेंगे इस टॉपिक को अपने जहन में, अपने मन में बसाने के लिए। DPSGE ये तो हमारा निमोनिक हो गया। D से हो जाएगा डायनेमिक, P से हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, S से हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, S से हो जाएगा सोसाइटी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और DPSG से हो जाएगा ग्रुप गोल, और उसके बाद हमारा GE से हो जाएगा एफिशिएंसी। DPSGE ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। मैं वीडियो बंद करके लिखता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पर D से हो जाएगा डायनामिक, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, P से हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्लॉकबस्टर वाला केस देखा और यहाँ पर हमने महेंद्र सिंह धोनी प्लस VK भैया, चिक्कू भैया, कैप्टन कूल और फायर। ठीक है, DPS S से क्या हो गया, सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद DPSG फॉर ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, GOALS। DPSGE से एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी में हमने क्या देखा, जो हमें एक तो रिड्यूस कॉस्ट करनी होती है और एफिशिएंसी, एक सेकेंड, एफिशिएंसी में हमने देखा कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ हमें इंक्रीज़ करना है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है और ग्रुप गोल्स को अचीव करना है। वो किस तरीके से होंगे, कॉमन डायरेक्शन देनी है, कॉमन डायरेक्शन सॉरी, अरे भैया, कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, सोसाइटी में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से प्रोड्यूस करनी है और साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी वाली बात थी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल। एंड इस तरीके से हमने चीज़ें पढ़ ली थी और ये हमारा सारा का सारा एक पेज पे रिवीजन हो गया। ठीक, DPSGE डायनेमिक, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी और ग्रुप गोल्स एंड एफिशिएंसी, यही हमारा सारा का सारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। आज तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन बस ख़त्म करते हैं। और क्या, ये अच्छा ब्लैक कलर आया ही नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। मैनेजमेंट, अगर तुम पॉज करके पहले खुद अगर ट्राई करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो, जस्ट ट्राई इट। एंड अब मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। गोल्स कंप्लीट, वो टास्क जो है कंप्लीट भी हो गया, टास्क हमारा कंप्लीट भी हो गया है, गोल्स जो हैं
लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ भी मिनिमम कॉस्ट पर अचीव हो गए हैं। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लगी है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स लगे हैं, तो दो कौन से कॉन्सेप्ट आ गए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के आ गए। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि बार बार पढ़ ली है ना। अब आ जाओ L2 जिस पे लिखा है वही वाले करने हैं। तो एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी, सी कॉस्ट, ठीक है ना, ये इट इज़ कंसर्न्ड विद कॉस्ट, एंड टी जहाँ पे आ जाएगा तो इट इज़ कंसर्न्ड विद टाइम। तो कॉस्ट कैसे कैसे, मैं एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द थिंग्स राइट, अचीविंग द एंड रिजल्ट, या फिर डूइंग द राइट थिंग्स। डूइंग थिंग्स राइट या फिर डूइंग राइट थिंग्स, सही काम करना या फिर काम को सही तरीके से करना। तो काम को सही तरीके से करना, दिस इज समथिंग विच एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। सो यहाँ पर आ जाएगा डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस टाइम की बात आ जाएगी, राइट टास्क करना है, गोल्स को अचीव करना है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा ना, काम ही पूरा करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सोनिका एंटरप्राइजेज 30, ये तो बात की बात है। यहाँ पर आ जाओ 13th वाले पे, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस, वही मैनेजमेंट वाला वापस रिपीट हो गया। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज बट कैन नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पा रहे, टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, तो वो एफिशिएंट हैं बट नॉट इफेक्टिव। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज ऑलवेज डू नॉट बी, ये छोड़ो, L2 जहाँ पे लिखा है इस पे आ जाओ। मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। दो कॉन्सेप्ट वही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाले हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन डायरेक्शन किस में देते हैं जल्दी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में या फिर ग्रुप गोल्स में, ये कमेंट करना है तुमने, आंसर इन कमेंट्स, COMMENT कमेंट करना है 7 का आंसर। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, HW हो गया आज का। और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉयज़ हेजिटेट। वही वाली लाइन जो हमने पढ़ी थी अभी NCERT की, चेंज को एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करते हैं बट मैनेजमेंट गाइड करती है उनको अचीव करने के लिए वो सारे के सारे वो अडॉप्ट करने के लिए वो सारे के सारे चेंजेस। वही वाली लाइन है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ये कुछ 19th, मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल। वही वाली सारी बातें जो हमने इसमें पढ़ी थी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में पढ़ी थी। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही वाली इंपॉर्टेंस आ गई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को पढ़ने का देखो सही तरीका क्या है, सबसे पहले तुम देखो कि उसमें पूछा क्या है, उसके बाद बताना। ठीक, अब ये वाले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं अबव पैराग्राफ में से कोट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन है एंड ये एक क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस को, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट तो PPT तुम्हें मिल जाएगी, तुम इसको ट्राई कर सकते हो, बट बाकी हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हमने आज की ख़त्म कर ली हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव वाले, एंड नोटबुक में भी अगर ट्राई करेंगे, अगर लिख सकेंगे तो लिख लेंगे। फटाफट से आ जाओ, अपने कंटेंट्स पर चलते हैं एंड देखते हैं हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं या नहीं कर ली। ठीक, इफ़ यू वांट तो तुम ट्राई कर सकते हो, बट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडिशनल मीनिंग, मॉडर्न मीनिंग, ठीक है, और उसके बाद एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस हो गई। ट्रेडिशनल मीनिंग में क्या था, मैनेज द मैन टैक्टफुली और गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बट मॉडर्न मीनिंग में क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, एक सेकंड में दिखा देता हूँ जल्दी से, जल्दी जस्ट अ मोमेंट। हाँ देखो यहाँ पर मॉडर्न मीनिंग में क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, नहीं, गेटिंग द थिंग्स डन बाय द getting the things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, ये हमने देख लिया। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का हमने 20 मिनट लगा के 20-25 मिनट लगा के अच्छे से समझ लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी DPSGE क्लियर है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, वो वाले हम बाद में करेंगे, एंड क्विक रिवीजन इट इज़ ऑल्सो डन।
ठीक है, DPSG एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप मज़ा आया होगा. जो भी फीडबैक है कमेंट में करना, मतलब कमेंट में लिख देना जो भी फीडबैक है. क्वेश्चंस के आंसर 7th वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देना. एंड साथ ही साथ अगर कुछ सजेशन है दैट इज़ ऑल्सो यू आर ओपन कि तुम दो. एंड कुछ अगर डाउट वगैरह है तो वो भी कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर देना. सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस साइड योर पार्थ क्यूरियस, योर क्यूरियस भैया, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.